हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए, आज जीव जगत में हम दूसरा लेक्चर है हमारा। इसमें हमें देखना है कि जीव जगत के आगे, जैसे हमने पढ़ा था कि जीव जगत में क्या है और ये सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके द्वारा इन्हें हम सजीव और निर्जीव में अलग कर सकते हैं। इनके कौन कौन से विशेष लक्षण, फिर सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर यानी कि आज के लेक्चर में है जीव जगत में कोशिका और शीर्ष जीवों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमें देखना है कि जो जीव पाए जाते हैं, कुछ एक कोश की होते हैं, कुछ बहुकोश की होते हैं, उनको हम पहचानते हैं या उनमें कौन से विशेष लक्षण होते हैं जिनको हम इनसे अलग कर सकते हैं। जैसे हम आप जानते हैं कि सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण होता है सांस लेना, प्रजनन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन होना। ये चाहे पेड़ पौधे चाहे जीव जंतु। आज हमें देखना है कि कोशिका जो होती है, हम आप जानते हैं जिनका भी शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कुछ एक कोश की जंतु होते हैं, कुछ बहुकोश की जंतु होते हैं। एक कोशिका का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो, उनके शरीर का निर्माण उसी कोशिका में जो है, उनको पाचन भी करना है, श्वसन भी लेना है, खाना है, चलना गमन करना है, सारा काम करना है। लेकिन बहुकोश की क्या होते हैं? उनमें विभिन्न कार्य करने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के आर्गन्स यानी जीवांश पदार्थ के कारण अलग अलग होते हैं। ऐसी चीज़ों को सबसे पहले हम देखते हैं कि शरीर के बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका या सेल कहते हैं। जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं। जीवाणुओं की कोशिकाएं से क्या होती है? सबसे छोटी होती हैं। और शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा सबसे बड़ा जो है कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। फिर इसके बाद आता है जंतुओं का वर्गीकरण। जो जंतु हैं उनका वर्गीकरण करने का क्या तरीका है, इसे हम देखेंगे। जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे तरीका भिन्न भिन्न है। जैसे हम आप जानते हैं कि संरचना के आधार पर, संरचना का मतलब होता है कि वो एक कोश की है कि बहुकोश की है। एक कोश की मतलब होता है यूनिसेलुलर, बहुकोश की मतलब होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर अभी हमने बताया कि यूनिसेलुलर मतलब होता है जिनका एक कोशिका पाई जाए और उनमें शरीर के सारे गुण पाए जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? एक कोश की जंतु कहते हैं। जैसे पैरामीशियम, युगलिना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कोश की होती हैं। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरा काम यह है कि जो बहुकोश की होते हैं इनका शरीर विविध प्रकार यानी कि बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इनमें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जैसे घोंघा है, मछली है, मेढक है, मनुष्य है, ये सब क्या है? बहुकोश की होती है। इसमें हम देखते हैं कि संरचना के आधार पर एक कोशिका, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका में बने होते हैं वे एक कोश की जीव कहलाते हैं। अभी हमने बताया था कि इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना आदि। इन्हें जीवन की उत्पत्ति के प्रथम जीव माने, यानी कि जीवन की उत्पत्ति यानी कि धीरे धीरे जो जीवों की उत्पत्ति हुई सबसे पहले यानी कि प्राथमिक जीव माने जाते हैं, इन्हें कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बहुकोश की। बहुकोश की मतलब होता है जिन कोशिकाओं का शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है उन्हें हम बहुकोश की कहते हैं। जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मनुष्य, मेढक आदि, ये सभी क्या है? बहुकोश की है। ये किसके आधार पर हो गया? संरचना के आधार। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। फिर इनका मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। यानी कि मेरुदंड का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कुछ जंतु आप देखे होंगे कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इन्हें कहते हैं आकशेरुकी जंतु तथा कशेरुकी जंतु। वर्टिब्रेट तथा इनवर्टिब्रेट कहा जाता है अंग्रेजी में। आकशेरुकी जंतु का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें हम आकशेरुकी जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आकशेरुकी जंतु कहते हैं। और कशेरुकी जंतु का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। अब
आकशेरुकी जंतु में, आकशेरुकी जंतु में आपने देखा होगा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तिलचट्टे होते हैं, ये सब किस में आते हैं? आकशेरुकी जंतु में। देखिए आकशेरुकी जंतु ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें आकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि हम आप देखते हैं ज़मीन में इस तरह के चीज़ें दिखाई देती हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इन्हें क्या कहते हैं? आकशेरुकी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? आकशेरुकी जंतु कहते हैं। फिर आता है कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, मनुष्य है, मेढक है, मछली है, ये सब क्या है? कशेरुकी जंतु है। कशेरुकी जंतु में बताया गया कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कशेरुकी जंतु कहते हैं। आइए देख लेते हैं। कशेरुकी जंतु ऐसे जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड पाए जाते हैं, उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। जैसे मछली, मेढक, बकरी आदि। फिर इसके बाद आता है प्रजनन विधि के आधार पर। प्रजनन विधि के आधार पर हम आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं। इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं प्रजनन की विधि के आधार पर वर्गीकरण। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अंडे से बच्चा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ बच्चे देते हैं। इन्हें अंडायुज, अंडयुज का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, ऐसे जंतुओं को या ऐसे पशु पक्षियों को अंडायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडयुज कहते हैं। अंडयुज का मतलब होता है जिनके अंडे देने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंडयुज कहते हैं। हम आप जानते हैं जैसे छिपकली है, मेढक है, बर्ड है यानी चिड़िया है, ये सब क्या है? ये अंडे देते हैं, इसके अंडों के बाद फिर क्या इनसे बच्चे निकलते। फिर इसके बाद आता है जरायुज। जरायुज में क्या होते हैं? जो बच्चे पैदा करें, जिनमें बच्चे पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। देखिए अंडयुज, अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहा जाता है। अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहा जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि। फिर इसके बाद आता है जरायुज। जरायुज कहा जाता है बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, बिल्ली, यानी कि जितने भी प्रकार के बच्चे पैदा देते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसके फिर आगे देखते हैं वास स्थान के आधार पर। यानी कि वास स्थान का मतलब होता है जहाँ पर हम आप निवास करते हैं उसे वास स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? वास स्थान कहते हैं। वास स्थान के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे हम आप जानते हैं कि वास स्थान का मतलब होता है ये 3 प्रकार के हैं, या तो कोई जल में रहता होगा, या कोई उड़ने वाला होगा, या कोई स्थल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले होंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसके बारे में देख लिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जलीय जंतु। हम आप जानते हैं कि जो जल में रहते हैं या जो जल का यानी कि जिनका जीवन ही जल में जीवित रहने के लिए होता है, जल से बाहर आने पर उनका क्या होता है? जीवन संकट में हो जाता है और वो कुछ समय बाद मर जाते हैं। ऐसे जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली है, हम आप जानते हैं जो मछली है अगर उसको जल से बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ समय बाद मर जाती, क्योंकि उनमें सांस लेने की जो क्षमता होती है वो गलफड़ों द्वारा होती है, जिसके कारण से वो, तो इन्हें कहा जाता है जलीय जंतु। फिर इसके बाद आता है वायवीय। वायवीय मतलब होता है जितने भी प्रकार के पक्षी हैं अधिकतर कहाँ उड़ते हैं? वायु में उड़ते रहते हैं, आकाश की तरफ उड़ते रहते हैं। कुछ समय बाद वो अपने वास स्थान का मतलब होता है अधिकतर वो आकाश में ही रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वायवीय। वायवीय का मतलब होता है जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उन्हें सभी वायवीय पक्षी कहा जाता है। वायु में उड़ने वाले जैसे पक्षी आदि वायवीय जंतु कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु का मतलब होता है जो जीव जंतु स्थल यानी कि जमीन पर रहते हैं, उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, मनुष्य, गाय, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो स्थल पर निवास करते हैं, उन्हें हम स्थलीय जीव जंतु कहते हैं। एक अलग आता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो पानी पर भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं और मृदा यानी कि जमीन पर भी, ऐसे जीव जंतु को उभयचर कहते हैं। जैसे
मेढक और कछुआ। हम आप जानते हैं कि मेढक पानी के अंदर भी पाया जाता है और पृथ्वी पर पाया जाता है, और कछुआ भी पानी के अंदर रहता है और ज़मीन पर भी वो अपना स्थान निवास कर लेता है। इस प्रकार के जीवों के आधार पर इनको हम वर्गीकरण कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण की विभिन्न विधियां होती हैं, सबकी हमने यहाँ पर चर्चा किया। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।